नमस्कार, मैं हूँ भावना और आज हम चलते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा में उनके स्कूल के बारे में। महात्मा गांधी जी क्या बताते हैं अपने बारे में। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर जब राजकोट गए तब मेरी उम्र कोई 7 वर्ष की रही होगी। राजकोट की देहाती पाठशाला में भर्ती कराया गया। उन दिनों का मुझे भली भांति स्मरण है। मास्टरों के नाम धाम भी याद है। पोरबंदर की तरह वहाँ की पढ़ाई के संबंध में कोई खास बात जानने लायक नहीं। मेरी गिनती साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। पाठशाला के ऊपर के स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष गुजर गया। तब तक मैं कभी शिक्षक आदि से झूठ बोला हूँ ऐसे याद नहीं पड़ती, न किसी दोस्त को बनाने का स्मरण है। मैं बहुत संकोची लड़का था। मदरसे से अपने काम से काम रखता था। घंटी बजते बजते पहुंच जाता और स्कूल बंद होते ही घर भाग आता। भाग आता शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया है क्योंकि मुझे किसी के साथ बातें करना नहीं भाता था। मुझे यह भय भी बना रहता था कि कोई मेरा मजाक न उड़ाए। हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जायज साहब जांच के लिए आए। उन्होंने पहले दर्जे के विद्यार्थियों से 5 शब्द लिखवाए। उनमें से एक शब्द था केटल। उसके हिज्जे मैंने गलत लिखे। मास्टर जी ने मुझे अपने बूट से ठोकर देकर चेताया, पर मैं कहाँ समझने वाला था। मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई कि मास्टर साहब मुझे सामने के लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त करने का इशारा कर रहे हैं। मैंने मान रखा था कि मास्टर तो इसके लिए तैनात है कि कोई लड़का दूसरे की नकल न कर सके। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेला मैं ही बेवकूफ़ बच गया। मेरी बेवकूफ़ी को बाद में मास्टर ने बतलाई, पर मेरे मन पर उसका कोई प्रभाव न हुआ। मुझे दूसरे लड़कों से नकल करना कभी ना आया। ऐसा होते हुए भी मास्टर साहब के प्रति मेरा आदर कभी न घटा। बड़े बूढ़ों के दोस्त न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। बाद में तो इन मास्टर साहब के दूसरे दोस्त भी मेरे नज़र में आए, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर जो का त्यों बना रहा। मैं इतना जानता था कि वे बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वे कहे करना चाहिए। वे जो कुछ करे उसका हमें काजी न बनना चाहिए। इस बीच दूसरी घटनाएं हुई जो मुझे हमेशा याद रही है। मामूली तौर पर मुझे कोर्स की पुस्तकों के अलावा कुछ भी पढ़ने का शौक़ न था। पाठ पूरा करना चाहिए, डांट सही नहीं जाती थी, मास्टर से छल कपट करना नहीं था। इन कारणों से मैं पाठ पढ़ता पर मन न लगा करता। इससे पाठ बहुत बार कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी पुस्तक पढ़ने की तो जी कैसे चाहता, परंतु पिताजी की खरीदी एक पुस्तक श्रवण पितृभक्ति नाटक पर मेरी नज़र पड़ी। इसे पढ़ने को दिल चाहा। बड़े अनुराग से और चाव से मैंने उसे पढ़ा। इन दिनों लकड़ी के बक्से में शीशों से तस्वीर दिखाने वाले भी फिरा करते। मैं उसमें श्रवण का अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा के लिए ले जाने वाला चित्र देखा। दोनों चीज़ों का मुझ पर दोहरा प्रभाव पड़ा। मन में श्रवण के सम्मान के विचार उठने लगे। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे अब भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बजाना सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक़ था और पिताजी ने एक बाजा ला भी दिया था। इसी समय कोई नाटक कंपनी आई और मुझे उसका नाटक देखने की छुट्टी मिली। इसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। बार बार उसे देखने को मन हुआ करता, पर बार बार जाने कौन देता। पर अपने मन में मैंने हरिश्चंद्र का नाटक सैकड़ों बार खेला होगा। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। यही धुन लगी रहती कि हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों न हो। यही धारणा होती कि हरिश्चंद्र की जैसी विपत्तियां भोगना और सत्य का पालन करना ही सच्चा सत्य है। मैंने तो यही मान रखा था कि नाटकों में जैसी विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी है, वैसी ही वास्तव में उस पर पड़ी होगी। हरिश्चंद्र के दुखों को देखकर और उन्हें याद करके मैं रोया। आज मेरी बुद्धि कहती है कि संभव है हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न हो, पर मेरे हृदय में तो
हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूँ आज भी यदि मैं उन नाटकों को पढूं तो आंसू आए बिना न रहेंगे। आज हमने महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, उनके स्कूल के जीवनी पढ़ी। आगे हम उनके हाई स्कूल के बारे में उनकी ज़बान में सुनेंगे। नमस्कार।